Assalamu alaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 10 of USA history, in which we will cover about the topic of American role in patronizing the UNO and international organization. इसमें हम लोग देखेंगे कि UNO किस तरह बनती हैं. In the previous lecture, I have already explained that किस तरह से World War II एंड होती है. ठीक है, उसके बाद 1945 के बाद का वर्ल्ड सिनारियो किस तरह से एमर्ज होता है. ठीक है, USSR और USA बाइपोलैरिटी में वर्ल्ड को किस तरह से दो उसमें कन्वर्ट करते हैं, सेक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें वो आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर मतलब उनका डिफरेंस होता है. रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करने की उनकी कोशिश होती है. ठीक है, ये हम लोगों ने देखा. अब देखते हैं कि किस तरह से यूएनओ के बनने में यूएनओ को किस तरह से हैंडल करना है, उसको किस तरह से लेके चलना है. ये सारा कुछ हम लोग किस में देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि यूएनओ में अमेरिका का क्या रोल रहता है. ठीक है, स्पेसिफिकली ये टाइम पीरियड देखेंगे कि 1945 से 2012 तक का टाइम पीरियड कौन सा है और इसमें क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स होती रही हैं. वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड का चेंजिंग ऑर्डर जो है ना वो किस जानिब जाता रहा है. ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से यूएनओ बनती हैं. देखें, ये अगले तमाम लेक्चर्स जो भी दूंगी ना, ठीक है, वो पिछले से लाजमी तौर पर रिलेट करेंगे. इसीलिए आप लोगों ने पहले लेक्चर्स लाजमी देखने हैं ताकि आप लोगों को आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं या जो अभी दे रही हैं वो आपको अच्छे से समझ आ सके. तो काइंडली अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो पहले देखें प्लेलिस्ट में. ठीक है, ताकि आपको आने वाला समझ आ सके. ठीक है, यूएनओ आप डायरेक्ट ये तो नहीं कर सकते कि यूएनओ को आप पहले पढ़ लें बाद में वर्ल्ड वॉर II पढ़ें. ठीक है, कि यूएन बनती किस वजह से है, उसका मकसद क्या होता है. सही है, पहले आप लोगों ने उसका बैकग्राउंड देखना है. जाहिर है बैकग्राउंड होगा तो कोई चीज़ बनती है ना, वो किसी ऐसे वाक़े की वजह से यूएनओ बनी थी. ठीक है, वर्ल्ड वॉर II मतलब जो हुई थी ना वो बहुत ज़्यादा उसमें वर्ल्ड का ब्लड शेड हुआ था. ठीक है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, यानी दोबारा कोई भी इस तरह की जंग ना हो सके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि 1945 में वर्ल्ड वॉर II के बाद क्या होता है, यूएन बनती है. ठीक है, वर्ल्ड वॉर II के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वॉर II के बाद क्या बनती है, यूएन बनती है. इसमें हम लोग देखते हैं कि ये टाइम पीरियड कौन सा है, 1945 का टाइम पीरियड जब यूएन बनती है. फर्स्ट डे से अमेरिका जो है ना वो इसका पार्ट होता है. अमेरिका के पास कौन सी पावर होती है, वीटो पावर होती है. थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वीटो पावर किन के पास है और कौन कौन इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका मकसद क्या है. आप देखें 5 जो कंट्रीज़ है ना वो वीटो पावर है. वीटो पावर का मतलब है कि अगर 198 कंट्रीज अभी करंटली यूएनओ का मेंबर है ना, वीटो पावर सिर्फ उन कंट्रीज़ के पास है जो मतलब हाईली डेवलप्ड हैं. ठीक है, इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो हाईली डेवलप्ड हैं. यूएसए जो है ना वो वीटो पावर रखता है. यूएसए के पास कौन सी पावर है, वीटो पावर है, क्योंकि वो वर्ल्ड को भी ज़ाहिर लीड कर रहा है, पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है. और जब यूनिपोलर वर्ल्ड में दुनिया कन्वर्ट हुई थी तो यूएसए जो है ना एज अ सोल सुपर पावर के तौर पर दुनिया के सामने आया था. वीटो पावर वो पावर है. अब देखें 198 कंट्रीज़ जो है ना जो गज़ा में जो भी सीज़ फायर की डील जाती थी. ठीक है, करंटली अभी आप लोगों को थोड़ी सी एग्जाम्पल के लिए ये समझा रही हूँ. गज़ा की जो मतलब जंगबंदी के लिए सीज़ फायर डील आती थी. ठीक है, तमाम कंट्रीज़ भी अगर उसके वोट में हाँ करती थी, जस्ट यूएसए उसको वीटो कर देता था तो वो सीज़ फायर नहीं होता. यानी वीटो जो भी कंट्रीज़ किसी भी कंट्री को किसी भी मतलब पास होने वाले लॉज के खिलाफ जाएगी तो वो फिर मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा. ये पावर्स यूएसए, चाइना इसके पास है, ब्रिटेन के पास है. ठीक है, और भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास 5 तकरीबन ये कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर है. अगर कोई भी इन वीटो पावर के ज़रिए से किसी भी होने वाली हियरिंग के खिलाफ वोट दे दे तो वो पास नहीं हो सकता. स्पेसिफिकली यूएसए को ज़्यादा माना जाता है. ठीक है, अमेरिका का अब रोल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यूएनओ में रहता है. अब यूएसए
जो है ना वो उसकी मेन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि वो डिस्प्यूट को क्या करता है, उसने प्रिवेंट करना है और जो भी एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट्स हैं ना उनको रोकना है, और ये कि किस तरह से प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी और प्रिवेंटिव डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अपनानी है। ठीक है, मेरे वर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने गौर करना है। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, ठीक है, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के जरिए से क्या करना है, होने वाली जंग को खत्म करना है और प्रिवेंटिव डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अपनानी है। जबकि अब यूएसए रोल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पिछले तमाम जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं यूएसए उसमें एज अ पीस कीपिंग मिशन के लिए पहले पार्ट होता था। ठीक है, देखें अब क्या होता है कि इससे ये समझ लें कि किस तरह से ना जब अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ था, ठीक है, अब्राहम एकॉर्ड किन के दरमियान में साइन हुआ था, अरब और इसराइल कंट्री के दरमियान में होता है। अरब कंट्रीज और इसराइल के दरमियान में एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत जो है ना जो भी अरब कंट्रीज है ना वो इसराइल को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करती हैं। ये 2020 में होता है। ठीक है, 2020 में अब्राहम एकॉर्ड अंडर ट्रंप प्रेसिडेंसी में ये एक एकॉर्ड साइन होता है। इसका मेन मकसद क्या था कि इसराइल को जो है ना अरब कंट्रीज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री माने, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल यही था कि यानी अरब के जो भी कंट्रीज है ना वहाँ पे पीस आ सके। ठीक है, क्योंकि जो भी अरब की कंट्रीज है ना वो इसराइल के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट के साथ रहते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना आप लोग बताएंगे कि किस तरह से इसराइल को मतलब अरब कंट्रीज के जुल्म सितम से बचाने के लिए या इसराइल के जो भी मजालिम हैं उनको अरब कंट्रीज से बचाने के लिए अंडर ट्रंप प्रेसिडेंसी क्या किया गया, अब्राहम एकॉर्ड साइन किया गया। अब देखें ये जस्ट मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है कि किस तरह से अमेरिका का रोल रहता है। ठीक है, पीस कीपिंग मिशन के लिए, ऑल दो कि वो मतलब एज आ ट्रिगरिंग भी कहीं कहीं पे काम करता है कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने के लिए, क्योंकि उसने जाहिर है आर्म्स भी अपने बेचने हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने आप लोग बताया है कि यूएनओ का जो है ना एजेंडा क्या है। ठीक है, एजेंडा मैं थोड़ा सा दो लफ्ज़ में ही बता दूंगी कि यूएनओ का मेन मकसद क्या है, उसका मेन एजेंडा क्या है। ठीक है, एजेंडा हमारे पास यूएनओ का है कि पीस कीपिंग मिशन को कंट्रोल करेगा, पीस कीपिंग मिशन को कंट्रोल करना। ठीक है, और उसके बाद प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी यानी किसी भी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, इस तरह की डिप्लोमेसी करना कि कहीं पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहा हो तो उसको किस तरह से हम लोग रोक सकते हैं। उसके बाद डिसआर्मामेंट पॉलिसी एक अपनाई जाएगी। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि ना कोई किसी को हथियार बेचेगा, ना लेगा, ना ही कोई न्यूक्लियर पावर्स बन सकती हैं। आप देखिए दुनिया के अंदर 9 इस तरह की रियासतें हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं। ठीक है, पाकिस्तान भी उन्हीं 9 रियासतों में से है। इसमें मैंने आप लोगों को यही बताना है कि यूएनओ का मेन एजेंडा है कि वो उसने वर्ल्ड के अंदर पीस को मेंटेन रखना है, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के ज़रिए से कॉन्फ्लिक्ट को अराइज ही नहीं होने देना और डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अपनाई जाएगी। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से केयरफुली मॉनिटर किया जाएगा डेवलपमेंट्स जो भी वर्ल्ड के अंदर हो रही हैं। कहीं पे इंटरनेशनली पीस की अगर ज़रूरत है, अगर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कहीं पे थ्रेटन है तो उसको किस तरह से डिटेक्ट करना है और उसको किस तरह से मॉनिटर करना है, उसको किस तरह से रोकना है, ये सारा कुछ इसी में देखा जाएगा। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो भी काउंसिल्स बनाई जाएंगी यानी सिक्योरिटी काउंसिल्स, सेक्रेटरी जनरल काउंसिल जो है ना वो किस तरह से प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो भी जाता है। ठीक है, अमेरिकन इनवॉय और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो इसमें डिफरेंट तरह की इंगेजमेंट्स करते हैं जिसमें मीडिएटरी रोल भी प्ले करते हैं। सेम इज़ द केस विद चाइना। चाइना की जो पॉलिसी है ना वो किस तरह से अपनी मतलब पॉलिसीज़ के ज़रिए डिफरेंट मीडिएटरी रोल प्ले करते हैं। अब देखें एक आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से चाइना ने अपना रोल प्ले किया, यानी किस तरह से उसने एज अ मीडिएटरी रोल प्ले किया। आप देखें सऊदी अरब और ईरान जो है ना वो किस तरह से आर्च राइवल थे, यानी चाइना ने यहाँ पे क्या किया 2023 में
एक एज अ मीडिएटरी रोल प्ले किया किस कॉन्फ्लिक्ट में कि अरब सऊदी अरेबिया और ईरान की अगर जंग को ख़त्म कर दिया जाए तो अरब कंट्रीज जो है ना वो पीसफुल हो जाएंगी, ठीक है। अरब पूरा जो है ना वो अंडर पीस चला जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रॉक्सीज को यूज़ करके ये मतलब पूरे जो अरब कंट्रीज है ना वो अंडर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, ठीक है। चाइना ने यहाँ पे मीडिएटरी रोल प्ले करके अरब कंट्रीज़ को क्या किया उसने मतलब आने वाली भयानक जंग से रोक दिया, ठीक है। लेकिन चाइना ने ये मार्च में किया, ठीक है। लेकिन मार्च की 10 को तकरीबन ये एक हम लोग देखते हैं कि सऊदी और ईरान का पैचअप होता है। लेकिन सेम ईयर में 2023 में 7 अक्टूबर को हमास जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक कर देता है। और क्या होता है कि इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो पूरे खित्ते में किस तरह फैलता है और पूरे खित्ते को अरब स्टेट्स को किस तरह से अपने उसमें ले लेता है, मतलब पूरे खित्ते को ना एक वॉर लाइक सिचुएशन में ले लेता है। किस तरह से अब देखें लेबनान में, सीरिया में, इसी तरह हम लोग जॉर्डन में देखते हैं, इजिप्ट में देखते हैं कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ। ईरान की गवर्नमेंट को किस तरह टॉपर डाउन किया गया, वहाँ पे किस तरह से अनार्की फैली, कितने लोग मारे गए, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। और हमास की जो भी क़यादत थी उसको किस तरह से टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, ठीक है। अब देखिए ये मैंने करंट जो पर्सपेक्टिव है ना वो आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट फैलते हैं, मीडिएटरी रोल कौन प्ले करते हैं और किस तरह से वर्ल्ड का सिनारियो जाता है। सेम अमेरिका भी यही रोल प्ले करता है एज अ मीडिएशन का, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ पे मतलब कहीं पे अगर कोई एनार्की फैलती है या कहीं पे कोई वॉर लाइक सिचुएशन अराइज होते हैं तो अमेरिका जो है ना वो एज अ मीडिएटरी रोल प्ले करता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसकी और मज़ीद एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। अब देखिए यूएसए प्रिवेंटिव डिसआर्मामेंट की जो पॉलिसी है ना कि नंबर ऑफ स्मॉल आर्म्स या कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन में इस तरह की कोई भी आर्म्स नहीं बेचे जाएंगे, ठीक है। यूएनओ का मिशन क्या होगा कि वो जेनोसाइड को प्रिवेंट करेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने लोगों को यानी सिविलियंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जेनोसाइड कन्वेंशन, अच्छा ये यूएनओ की एक आप लोग समझ लें कि उसमें जो है कि 1948 में ना जेनोसाइड कन्वेंशन बुलाई गई थी, जिसके मुताबिक जो है ना जेनोसाइड का मुर्तकिब कोई भी अगर कंट्री होगा, जेनोसाइड करने वाला, करवाने वाला, आर्म्स देने वाला, तमाम के तमाम को क्या किया जाएगा, जेनोसाइडल एक्ट के तहत सजाएं दी जाएंगी। अभी रिसेंटली जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया, इसराइल को क्या ठहराया जेनोसाइडल कन्वेंशन के मतलब, क्योंकि इसराइल भी तो इसी जेनोसाइड कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, तो इसने क्या किया जो गज़ा के ऊपर मज़ालिम ढाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत इसराइल को क्या किया, अरेस्ट वारंट जारी करवाया, ठीक है। जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो किस तरह से गज़ा के अंदर नस्लकुशी कर रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ये उसके आर्टिकल नंबर 1 में है कि जेनोसाइड कन्वेंशन जो है ना वो क्या करेगी, सोवरेनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये होगी कि वो किस तरह से सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेगा। इसके तहत क्या हुआ कि मतलब लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी, कहीं पे अगर कॉजेज़ हैं, कहीं पे अगर जेनोसाइड कन्वेंशन के डायनामिक्स हैं तो लोगों को अलर्ट किया जाएगा, रेलेवेंट एक्टर्स को वहाँ पे क्या किया जाएगा, यानी उनको जगाया जाएगा कि यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। उसको किस तरह से ख़त्म करना है, उसका या कहीं पे अगर रिस्क भी होगा ना जेनोसाइड का तो उसको किस तरह से हम लोगों ने ख़त्म करना है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पॉलिटिकली, इंस्टीट्यूशनल, ऑपरेशनल डेवलपमेंट्स की पॉलिसीज़ अपनाई जाएंगी। यूएसए का क्या किस तरह रोल होता है सॉरी यूएसए किस तरह रोल प्ले करता है पीस कीपिंग में, पीस बिल्डिंग में। 70 ईयर से यूएनओ जो है ना वो पीस कीपिंग मिशन में
को कंट्रोल किए हुए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में आप देखें कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएनओ जो है ना वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है कि वहाँ पे जंग बंदी किस तरह करवानी है, वहाँ पे लोगों को किस तरह से सेटलमेंट करना है, वहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी किस तरह प्रोवाइड करनी है, और लोगों को किस तरह से अगर वॉर लाइक सिचुएशन है कहीं किसी भी कंट्री में तो किस तरह से लोगों को, सिविलियंस को हम लोगों ने डिफरेंट उनकी फैसिलिटीज़ को मुहिम पहुँचाना है कि वहाँ पे पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे लोग भूख से ना मर जाएँ, ठीक है। यूएनओ का ये पीस कीपिंग गोल होता है। प्राइमरली उसने सीज़ फायर के एग्रीमेंट साइन करने होते हैं, सिचुएशंस जो भी होना ऑन ग्राउंड उसको स्टेबलाइज करना होता है, ठीक है। वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की साख रखता है, ठीक है। पीसफुल यूजेस इसकी क्या है कि किस तरह से उसने इंटरनेशनल कॉपरेशन को मेंटेन रखना है। अच्छा, जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना वो डिफरेंट सेंक्शंस भी लगाती है डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर ताकि हम लोग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को रिस्टोर कर सकें इन केस अगर कहीं पे भी कोई इस तरह के हालात हो गए हैं तो, ठीक है। आप लोगों ने ये समझना है कि किस तरह से इसके रीजंस थी बनाने में, ठीक है। सेकंड रीजंस आपको एजेंडा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब रीज़न लिखते हैं कि यूएसए ये यूएनओ किस तरह बनी है, ठीक है, क्यों बनी है, उसके पीछे रीज़न क्या थी, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनने में उसके पीछे लाजमी कोई इस तरह की मतलब बैकग्राउंड होगा जिसकी वजह से ये बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग बताएंगे कि जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ ना जाए, ठीक है। पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम की भयानक जो भी सिचुएशन है उससे बचने के लिए यूएनओ बनाई गई थी, ठीक है। मतलब कोई इस तरह की इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए जो वर्ल्ड के अंदर पीस कीपिंग मिशन को कंट्रोल करे। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल बॉडी जो है ना वो पीस कीपिंग मिशन करेगी और सीज फायर एग्रीमेंट साइन करेगी, सीज फायर एग्रीमेंट्स, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर जब जब वॉर हुई है तो यूएनओ ने एज अ मीडिएटरी रोल प्ले किया और किस तरह से सीज फायर करवाया है, ठीक है। सीज फायर एग्रीमेंट्स किस तरह होंगे, इंटरनेशनल बॉडी इसको किस तरह से कंट्रोल करेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि किस तरह से न्यूक्लियर आर्म रेस को हम लोगों ने ख़त्म करना है, ठीक है। न्यूक्लियर आर्म रेस को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। न्यूक्लियर की जो भी अगर कोई भी कंट्री जो है ना वो न्यूक्लियर आर्म्स बनाएगी तो उसके ऊपर कितने और कैसे सैंक्शंस लगेंगे, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। करंटली हम लोग देखते हैं कि 9 कंट्रीज जो है ना वो न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का नंबर भी आता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। इसमें हम लोग कंक्लूड करते हैं कि किस तरह से जो है ना यूएनओ जो है ना वो पीस कीपिंग मिशन के लिए बनाई गई थी। इसका थोड़ा सा टाइमलाइन हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से यूएनओ जो है ना वो अपने आप को मतलब मज़ीद बेहतर करती है और डिफरेंट सब सेक्शंस में डिवाइड होके लोगों को किस तरह से हकूक़ देती है। अब 1945 में क्या होता है, यूएन बनती है, यूएनओ बन गई, एस्टैब्लिश हो गई। फिर क्या होता है 1948 में ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन साइन होता है, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन साइन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आता है, 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है 1965 में यूनेस्को बनता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1988 में यूएन पीस कीपिंग एक मिशन बनाया जाता है जो वर्ल्ड के अंदर पीस कीपिंग को कंट्रोल करेगा। अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा तो यूएनओ किस तरह से पीस कीपिंग मिशन को बनाएगा, ठीक है। 1990 में क्या बनाया जाता है, अच्छा जस्ट यूएनओ जो है ना वो पीस कीपिंग मिशन को अब कंट्रोल नहीं करता बल्कि कहीं पे अगर जो है ना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या चिल्ड्रन के राइट्स नहीं मिल रहे या वुमेन को राइट्स नहीं मिल रहे तो उसमें भी यूएनओ का रोल रहता है। देखिए अभी 1990 में कि अगर डिजीज़ कोई आ रही है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है,
स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन के लिए भी काम किया गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ये भी मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, 1992 में नोबल पीस प्राइज दिए जाते हैं, मतलब जो भी अच्छे काम करते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि 1992 में किस तरह से पीस प्राइज की वो शुरू की जाती है, यानी नोबल प्राइजेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसका क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा। ठीक है, 1992 में फर्स्ट नोबल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 2001 में जो है ना, फिर क्या होता है, कन्वेंशन बुलाई जाती है चिल्ड्रन के राइट्स के लिए। ठीक है, कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स। ठीक है, उसके बाद 2016 में क्या होता है, 2016 में जो है ना HIV और एड की डिक्लेरेशन कमिटमेंट साइन की जाती है। 2016 में ही पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ था। 2021 में क्या होता है, ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स to come into force। ठीक है, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग बताएंगे कि किस तरह से एक ट्रीटी बुलाई जाती है जो बैन करेगी कि न्यूक्लियर वेपन्स दोबारा नहीं बनाए जाएंगे। आई होप ये आप लोगों को कंप्लीट टॉपिक क्लियर है, जिसमें मैंने आप लोगों को इन डेप्थ उसका नॉलेज दिया कि UNO किस तरह बनती है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे अमेरिकन रोल बताया, फिर ही बताया कि किस तरह से ये टाइमलाइन के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया कि 1945 में किस तरह बनती है, 48 में ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन साइन होती है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आता है, 2016 का टाइम पीरियड बताया। उसके बाद जो जो मेजर डेवलपमेंट्स UNO से रिलेटेड होती रही हैं वो मैंने आज तक के टाइम पीरियड तक एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। लेक्चर नंबर 10 था हमारा USA हिस्ट्री का। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके डे 1 से जब आप लोग लेक्चर्स लेंगे तो डे 10 तक आप लोग जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपको USA हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेरीज नहीं रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। काइंडली अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।